नमस्कार मैथिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर, 142 सीटों पर इस वक्त मतदान बंगाल में शुरू हो चुका है और बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। लेकिन इस दौरान जिस तरह से कल देर रात चुनाव आयोग ने जो फाल्टा सीट है, जो कि अभिषेक बनर्जी के राइट हैंड की सीट है जहांगीर खान की, वहां से बीडीओ को हटा दिया गया। सर, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये माना जाए कि फ्री हैंड दे दिया गया है अजय पाल शर्मा को? देखिए अंजू जी, फ्री हैंड तो प्रशासन को दिया गया है, फ्री हैंड सुरक्षा बलों को दिया गया है और फ्री हैंड उन सभी अधिकारियों को दिया गया है जो वहां पर ग्राउंड लेवल पे हैं, कार्य कर रहे हैं। स्पेशली अजय पाल शर्मा जी ही नहीं है, वहां पे जितने भी अधिकारी भेजे गए हैं उन सबको फ्री हैंड दिया गया है ताकि बंगाल के अंदर फेयर इलेक्शन हो सके, फेयर फ्री इलेक्शन हो सके। और जो भी ये कीड़े हैं ना, आतंकवादी कीड़े जो घुसपैठियों को समर्थन करते हैं, इन सब का इलाज हो सके। जी सर, ये जो वीडियो को हटाया गया है वहां से सौरभ हाजरा को, क्योंकि ये तो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए थे, तो ये माना जाए कि आज उस सीट पर इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा होगा, लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे होंगे और पता नहीं ऐसी कितनी सीटें जहां पर इसी तरह के अधिकारी अभी भी बैठे होंगे। देखिए, जहां जहां पर जानकारी मिल रही है वहां वहां पर कार्रवाई हो रही है, ये स्पष्ट है। दूसरी बात, आपने कहा फेयर एंड फियरलेस इलेक्शंस, तो वहां पर सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बलों की इतनी टुकड़ियां वहां पर तैनात हैं कि वहां के जो हमारे वोटर हैं उन सबको ये महसूस हो गया है कि केंद्र सरकार ने तय कर लिया है, इलेक्शन कमीशन ने तय कर लिया है कि ईमानदारी से वोट डालने वालों की सुरक्षा दी जाएगी और कोई भी व्यक्ति वोट डालने वालों को धमका नहीं सकता। लोकतंत्र के इस महापर्व में यदि कोई भी परेशानी करेगा तो अजय पाल शर्मा जी की भाषा में उसका सही से इलाज कर दिया जाएगा। ये स्थिति इस समय में है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अब वहां पर इस समय वोटिंग प्रक्रिया चल रही है और मैं आपके माध्यम से उन सभी दर्शकों को निवेदन करना चाहूंगा जो देख रहे हैं, पहले मतदान और फिर जलपान। आप जाइएगा और जाकर के जो भारत माता की जय बोलता है, जो अमार सोनार बांग्ला में विश्वास करता है, जो बंगाल की संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और हमारे मैं ये विवेकानंद जी की धरती पर जो माता काली को पूजता है, केवल उसी के पक्ष में मतदान करें और मतदान तो जरूर करें। और आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगले 90 दिन अर्धसैनिक बल वहां पर तैनात रहेंगे। कोई परेशान करेगा तो उसका इलाज करने के लिए प्रशासन तैयार। सर, लेकिन जहांगीर खान जो कि फाल्टा सीट से ही टीएमसी का उम्मीदवार है, राइट हैंड है अभिषेक बनर्जी का, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसने कल किया, सीधे सीधे धमकी दी कि 4 मई के बाद देख लेंगे कौन बचाने के लिए आएगा और पुष्पा झुकेगा नहीं, फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, शुरुआत तुमने की है, खत्म हम करेंगे, ये सब। सर, उस पर तो कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, वो अभी तक बाहर कर क्या रहा है? उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से वो डरा धमका रहा था एक आईपीएस अधिकारी को जो ऑब्जर्वर बनकर वहां आया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। इस बात का संज्ञान सुरक्षा बलों ने भी लिया है, वहां के प्रशासन ने भी लिया है, ईसी के ऑब्जर्वर्स ने भी लिया है और साथ ही साथ उसको पकड़ने की तैयारी हो चुकी है। अजय पाल शर्मा वहां पर तैनात हैं और वो इस प्रकार के कीड़ों का इलाज करना अच्छे से जानते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसे कई कीड़ों को अपने जूते की जो है ना, ये मसला है, तो इस प्रकार के लोगों का वो इलाज करना जानते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी उसकी जो कॉलर है ना वो अजय पाल शर्मा जी के हाथ में होगी और वो उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो रहा होगा। वो धमका रहे थे कि 4 मई के बाद देख लेंगे किसमें कितना है दम। मैं यहां से आपके माध्यम से कह रहा हूं, 4 मई के बाद ये कीड़े, ये कॉकरोच, ये खटमल, ये जू मिलेंगे नहीं बंगाल की धरती में। ये जमीन के 5 फुट नीचे घुस जाएंगे बंकरों में, क्योंकि इनका इलाज करने के लिए अब बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। अंजू जी, यही तो असलियत है टीएमसी के गुंडों की, कि टीएमसी के गुंडे प्रशासन को कुछ समझते नहीं, लेकिन वो भूल गए कि इस बार इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरी शक्तियां हैं और वहां पर जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं वो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। वो किसी के
प्रेशर में आके काम नहीं करते हैं और एक एक चुन चुन के नगीने पूरे भारत से बंगाल भेजे गए हैं ताकि बंगाल में जो बीमारी है उसको साफ किया जा सके। तो उसमें से एक है अजय पाल शर्मा जी, और अजय पाल शर्मा जी ने तो ऑलरेडी अल्टीमेटम दे ही दिया था कि अगर दोबारा गुंडागर्दी करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जब ये वोटिंग पर चल रही होगी, शायद कहीं ना कहीं पुलिस ने उसके गिरबान में हाथ डाल दिया होगा, उसको उठा के कहीं सलाखों के पीछे डाल दिया होगा। आपको खबर सुनने में आएगी जैसे ही ये वोटिंग खत्म होगी उसके बाद कि जहांगीर जो है उसको जेल में अरेस्ट कर चुकी है पुलिस और उसका इलाज किया जाए, क्योंकि इस प्रकार के कीड़ों का इलाज करना अजय पाल शर्मा जी अच्छे से जानते हैं। उनके जूतों की नोक पे इस प्रकार के कीड़े उत्तर प्रदेश में बहुत सारे साफ हुए हैं और बंगाल में भी वो अपने पुराने परफॉर्मेंस को दोहराने वाले। सर ताज्जुब की बात तो ये है कि अगर आप टीवी डिबेट्स देखें तो पूरा का पूरा विपक्ष जहांगीर खान के पक्ष में बातें कर रहा है। किसी को याद नहीं है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उलझा हुआ है, किसी को याद नहीं है कि वो क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स का धंधा करता है। कोई इस चीज को ध्यान में नहीं रख रहा है कि उसके ऊपर हत्या और रेप के मामले चल रहे हैं। वो तो एक अपराधी है ऑलरेडी, उसको बचाने में लगे, उसके फेवर में बात करें कि देखिए कैसे अजय पाल शर्मा ने जाकर उनको डराया धमकाया, उनके घर पर पहुंच गए। सर जिस तरह की भाषा, जिस तरह से उसके गुंडे लोगों को डरा धमका रहे हैं फाल्टा इलाके में, तो ऐसे में क्या उसकी थाली लेकर आरती उतारेंगे अजय पाल? देखिए अंजू जी, ये जो लोग आज जहांगीर खान के पक्ष में खड़े हैं, चाहे वो बंगाल से हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हों, चाहे वो देश के अन्य भागों से हों, ये वही लोग हैं जिनको मुख्तार अंसारी के अंदर एक संत नजर आता है, अतीक अहमद इनको एक पुजारी नजर आता है, भटका हुआ नौजवान ये जो है आपका आतंकवादियों को मानते हैं, पत्थरबाजों को ये मानते हैं कि वो लोगों को प्यार से बात करनी चाहिए। ये वही लोग हैं, मैं आपको बता दूं। इन लोगों के लिए ओसामा जी है, लादेन जी है, इन लोगों के लिए अल-जवाहिरी जी है, इनके लिए जो है ना वो कसाब इनके लिए एक भटका हुआ नौजवान, ये वही लोग हैं, मैं आपको बता। और मैं आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से उन सभी लोगों से पूछता हूं, मुझे इतना बताइए, क्या आप बताएंगे कोई सफाई कर्मचारी जो मेरा भाई है कि उसको सफाई कैसे करनी है? आप बताएंगे प्रशासन को अपना काम कैसे करना है? आप बताएंगे अगर फॉरवर्ड पोस्ट पे हमारा कोई फौजी दस्ता है, उनको दुश्मन पे गोली किस प्रकार से चलानी है, कितनी चलानी है, कहां चलानी है, कहां मारनी है? आप बताएंगे अगर हमारे फाइटर प्लेन्स जो पायलट्स हैं वो ब्रह्मोस लेके कहां मारेंगे? पाकिस्तान में जाके। मजाक बना रखा है आप लोगों ने, एक अपराधी को आप महिमा मंडित कर रहे हैं। वो अपराधी जिसने की ऐसा कोई जुर्म नहीं है जो नहीं किया हो, वो अपराधी जिसने की एक अलग सल्तनत बना रखी है। न जाने ऐसे कितने जहांगीर हैं जो बंगाल के अंदर निर्दिष्ट घूम रहे हैं, उनका इलाज 4 तारीख के बाद होगा अंजू जी। और ये लोग जो घूम रहे हैं ना उनकी तरफदारी करते हुए, आप और मैं कुछ दिन बाद डिबेट कर रहे होंगे कि देखिए उसको कैसे जेल में बंद कर दिया है, देखिए किन किन धाराओं में उस पर केस लगा दिया, जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेप, एक्सटॉर्शन, मर्डर, किलिंग्स, इन सब इलीगल ट्रैफिकिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, आर्म्स डीलिंग, आर्म्स स्मगलिंग, इस प्रकार की जो केसेस के अंदर ये अक्यूज्ड है और इनके खिलाफ केसेस और बनेंगे। तो ये तो अभी शुरुआत हुई है रिंदन और कृंदन की, अभी तो बहुत सारे जहांगीर निकलने बाकी हैं। ये जो गटर है ना, ये जो टीएमसी का गटर है, इसमें ऐसे बहुत सारे कॉकरोच हैं अंजू जी। उन सभी कॉकरोचों का इलाज जो है वो नरेंद्र मोदी जी और आपका मैं बताऊं अमित शाह जी हैं, और आपको बताऊं शुभेंदु अधिकारी जी जिस प्रकार संघर्ष करते रहे हैं, ये उसका नतीजा है कि आज हम बंगाल के अंदर इतनी अच्छी स्थिति में, और बंगाल में क्लियर मेजॉरिटी के संग भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसलिए सब बौखलाए हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं सर बौखलाए हुए हैं। और फिर सर ये वाला फेज जो है 142 सीटों वाला, इसमें 123 सीटें पिछली बार ममता बनर्जी ने जीती थी और इस बार उनको डर लग रहा है कि इतनी सख्ती हो रखी है चुनाव आयोग की तरफ से सर, इसीलिए अभिषेक बनर्जी भी डरा धमका रहा है लोगों को कि 4 मई के बाद देख लेंगे कौन दिल्ली से किसी को बचाने के लिए आएगा, हम सबका हिसाब करेंगे सर। इसीलिए सरेआम भी लोग धमका रहे हैं सर। अगर इस तरह की भाषा एक सांसद बोलेगा सर तो उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो क्यों बचा बैठा है, उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए। अंजू जी ये सांसद विधायक मंत्री नहीं है, ये गली के छिचोरे गुंडे हैं। इन लोगों को वहां की जनता ने चुना डर और धमक से,
इन लोगों को इसलिए चुना गया क्योंकि ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था को तार तार कर देते थे। आपको बता दूं, इन जो 142 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं सेकंड फेज में, इनमें से कई सीटें ऐसी थी जिनमें कि 5000 से कम के मार्जिन में से भाजपा हारी है। और आपको बताऊं, पिछली बार तो जिस प्रकार से बीजेपी और टीएमसी के बीच में 61 लाख वोटों का गैप था, वो गैप था जहां पर की डुअल वोटर लिस्ट थी। साथ ही साथ जो मर गया उसको भी वोट जो है इन्होंने कास्ट किया। बहुत सारे घुसपैठिए थे, आपने और मैंने पहले भी चर्चा की है, जब एसआईआर हो रहा था किस प्रकार से पूरे इलाके के इलाके गायब हो गए, क्योंकि जब एसआईआर हुआ तब पता चला कि वहां पे घुसपैठिए थे जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने की वोट दिया जबकि ये वोट के अधिकारी नहीं थे, जिनके वोटों के बलबूते पे टीएमसी जो है सत्ता में आई थी पिछली बार भी। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो असली बंगाली है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पादरी है, कोई भी किसी भी धर्म का है, वो बंगाली है, बंगाल का नागरिक है, भारत का नागरिक है, वो वोट दे रहा है। और मजे की बात, इस बार केंद्रीय बल इस स्थिति में है कि कोई भी 100 मीटर तक, आपको जानकारी दे दूं, 100 मीटर तक तो बंगाल की पुलिस घुस ही नहीं सकती वोटर जो आपका बूथ है वहां पर जहां पे मतदान केंद्र है। उससे पहले बंगाल की पुलिस रहेगी, उसके बाद कोई डरा धमका नहीं सकता। पिछली बार बंगाल की पुलिस साथ में खड़े हुए थे। कहते हैं ना, गलतियों से सीखा जाता है। पिछली बार वहां के प्रशासन पे जो टीएमसी के गुंडे और दलाल प्रशासन में बैठे हुए थे, उनके कोडर की तरह काम कर रहे थे, उनपे इलेक्शन कमीशन ने विश्वास किया था। लेकिन पिछली गलतियों को इस बार ना करते हुए उन्होंने वहां के स्थानीय प्रशासन को 100 मीटर दूर रोक दिया। अब केंद्रीय बल है, जिसकी जहां मर्जी हो वो वहां वोट डाले। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आपके दर्शकों के लिए भी बहुत आवश्यक है। मैं भी पिछली बार कूच बिहार क्षेत्र में चुनाव प्रचार में गया। वहां पर मैंने ये देखा, जब वोट वहां पे चल रहा था वोटिंग, तो कई लोगों ने शिकायत की कि जहां भाजपा का सिंबल है वहां पर इत्र लगा दिया गया। इत्र कि कोई भी व्यक्ति जो वोट देके आ रहा है उसकी उंगली में अगर वो बटन दबाता है तो इत्र लगा हुआ मिलेगा। बाहर आए, हाथ सूंघे गए बकायदा, और जिसके हाथ में इत्र लगा उसको लिख लिया गया, चिन्हित कर लिया गया कि अब जो है तेरा इलाज किया जाए। और उसके बाद हिंसा हुई, भयंकर हिंसा हुई, और उस हिंसा में गैंगरेप भी हुए। आपने और मैंने कई बार चर्चा की है किस प्रकार पॉलिटिकल किलिंग्स हुई, किस प्रकार से पॉलिटिकल गैंगरेप हुए, किस प्रकार मकानों को जला दिया गया। तो ये जो है ना, जो व्यवस्था थी कि किसने हमें वोट नहीं दिया उसको चिन्हित करने का तरीका, वो इस बार नहीं है। तो इस बार गुंडों के हौसले पस्त हैं और प्रशासन जो है वो चाक चौबंद है और वोटर मस्त है। सर, आप ये सोचिए कि ये जो व्यवस्था की गई है कि 100 मीटर के अंदर बंगाल पुलिस नहीं जाएगी, शायद इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। टीएमसी तो इसको लेकर अभी 2 दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई थी, वहां से मुंह की खानी पड़ी। और उसके बाद ममता कह रही है बंगाल पुलिस को धमकाते हुए कि 4 मई को देख लेंगे आप सबको भी। फिर कह रही है इस बार बंगाल पुलिस मेरी सुन ही नहीं रही है। आप सोचिए बंगाल पुलिस कैसे इनके साथ मिलकर काम करती थी, इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिल सकता है कि ममता बनर्जी उनको भी डरा धमका रही है। देखिए अंजू जी, बंगाल पुलिस करप्ट नहीं है। बंगाल पुलिस मजबूर थी। कारण, जब आपका अधिकारी डीएसपी लेवल, एसपी लेवल जो है वो सरकार की कठपुतली बन के कार्य कर रहा और वहां के गुंडों की कठपुतली बन के कार्य कर रहा, तो नीचे के अधिकारी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की क्या मजा। जब उनका सीनियर अधिकारी उन गुंडों की गाड़ी में बैठा हुआ तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए। इस बार बड़े पैमाने पर जो ट्रांसफर और पोस्टिंग्स हुई, जहां कंप्लेंट मिली वहीं पर ट्रांसफर कर दिया गया। इससे बंगाल पुलिस को भी एक आशा जगी कि इस बार फेयर एंड फियरलेस इलेक्शंस होंगे, और अगर फेयर और फियरलेस इलेक्शंस हुए तो इस बार ममता बनर्जी जाएगी। क्योंकि बंगाल पुलिस भी मानव है ना, आदमी है, बंगाली है ना, वो भी, उनके घर में भी माँ बहन बेटी है। अगर मेरा बंगाली भाई कोई अगर कैलकाटा का रहने वाला है और वो पुरुलिया में ट्रांसफर्ड है, पोस्टेड है, तो वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तो कैलकाटा नहीं रह सकता, उनके घर की माँ बहन बेटी तो जाएंगी। अगर टीएमसी के गुंडे जिस प्रकार शाहजहां शेख ने बलात्कार किए, महिलाओं को चुन चुन के लेके आता था संदेश खाली में, और टीएमसी कार्यालय में
बुलाकर पूरी रात गैंग रेप करता था, उसके बाद उनको घर छुड़वा देता था। इस प्रकार का कुकृत्य बंगाल ने देखा है, बंगाल पुलिस ने भी देखा है। सबके दिल में आग लगी हुई है। वो चाहते हैं कि ये जो कुकर्मी लोग हैं, ये जो तानाशाह लोग हैं, ये बाहर जाने थे। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन का समय है। बंगाल पुलिस भी ईमानदारी से काम करे, क्योंकि अधिकारी ईमानदार हैं। कोई डर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं। ये सर, और दूसरी तरफ इस बार तो ऐसे बंदोबस्त इन सभी पोलिंग बूथ्स के अंदर है कि 360 डिग्री पर कैमरा घूम जाता है, और जैसे ही 2 लोग ईवीएम के सामने आएंगे तो हूटर बज जाएगा। पहले तो वहां खड़े होकर जबरदस्ती वोट डलवाया जाता था ना कि तुम यहीं डालो। और आप डायमंड हार्बर की बात करें, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि पिछली बार जब अभिषेक बैनर्जी वहां से चुनाव जीता था, तो जहां पर बीजेपी का निशान बना हुआ था, कमल का फूल बना था, बीजेपी के प्रत्याशी का नाम था, वहां पर तो टेप लगा दी गई थी ताकि लोगों को ऑप्शन ही ना दिखे। मैंने बताया ना आपको, यही तो कारण रहा कि 100 मीटर के अंदर लोकल प्रशासन है ही नहीं। और मैं आपको बताऊं एक और चीज, जो कि यहां पर जानकारी ही नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने। जो मेरे सोर्स बताते हैं, जो मेरी चर्चा हुई है कई लेवल्स पे, जो भी सीसीटीवी लगे हुए हैं वो वाईफाई इनेबल्ड है। उन सब की मॉनिटरिंग गृह मंत्रालय में भी हो रही है, सीआरपीएफ और जो अर्धसैनिक बल है उनके हेडक्वार्टर्स में भी हो रही है। साथ ही साथ दिल्ली के अलावा कई ऐसी जगह है जहां पे बनाए गए हैं मॉनिटरिंग रूम्स, जहां पर एक एक पोलिंग बूथ की गहन मॉनिटरिंग हो रही है। और लगातार 24/7 जब से वोटिंग शुरू होगी और जब तक वोटिंग खत्म होगी, तब तक वो मॉनिटरिंग लगातार होती रहे, ताकि किसी प्रकार की कोई घपले की गुंजाइश रहे ही ना। आपको बता दूं, एआई इनेबल्ड कैमरे हैं, ये फेस रिकॉग्निशन करते हैं, सारा डेटा सर्वर्स पे सेव हो रहा है हमारे नेशनल सर्वर के ऊपर, जो डेटा सेंटर है वहां पर। यदि कोई काम ऐसा होता है गलत, तो आधार कार्ड का डेटा फ्रेंच करके व्यक्ति की जानकारी निकाली जा सकती है, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है वो हमारे आधार से लिंक्ड है। तो पूरी तरीके से हाईटेक तरीके से ये चुनाव हो रहे हैं। यहां पर चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है, लोटेरापन की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई ये सोचे कि बूथ कैप्चरिंग कर लेगा तो देखी होंगी किस प्रकार से हमारे सीआरपीएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ के जवानों ने लठ बजाए हैं, और लठ बजा बजा के इनका कबूतर बना दिया, बंदर बना दिया। तो ये गुंडे जितने भी टीएमसी के परेशान हैं। जब तक आप मतदाता केंद्र में जाएंगे नहीं, आप क्या कर पाएंगे? असली जो खेल है वो तो मतदाता केंद्र में है ना जी। तो पहली बार मैं ये कहूं कि बंगाल के इतिहास में करीबन 40 साल के बाद पहली बार इतने फेयर एंड फियरलेस इलेक्शंस हो रहे हैं। कोई गुंडा, एक भी गुंडागर्दी करता पाया जाता है, सीआरपीएफ सीआईएसएफ पहुंच जाती है लंबे लंबे लठ लेके उनका इलाज करने। सर, इस बार तो ये भी तय किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि वो जो बुर्का में खातूनें आती हैं उनकी भी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। वहां पर आंगनबाड़ी की महिलाएं रहेंगी, वहां पर सीआरपीएफ की महिला ब्रिगेड रहेगी, ताकि कोई भी अंदर कोई और है, नाम किसी और का, वोट डालने के लिए पहुंच जाए। ये सब भी नहीं हो पाएगा। मिर्ची तो ये भी लगी हुई है ना। देखिए, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं अंजू जी। बोयरा गांव है नॉर्थ 24 परगना के अंदर। ये 5.5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है, जिसको कि ओपन कॉरिडोर है। वहां इतने से फेंसिंग्स लगे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है। फेंसिंग नहीं है वहां पे, इतने से आपका पिलर लगे हुए छोटे छोटे। वो ये बताता है इधर इंडिया है, इधर बांग्लादेश है। सामने घर बांग्लादेश में है, और उसके आपका खंबे से इस तरफ घर जो है वो इंडिया के अंदर है। और ये जो कॉरिडोर है 125 किलोमीटर का ऐसा ही बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो कि केंद्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल सरकार से मांग कर रही है कि आप हमें इस 125 किलोमीटर का जो है जमीन हमें अलॉट कर दीजिए, सैंक्शन कर दीजिए, ताकि वहां पर फेंसिंग हो। ये जो खातूनों की आप बात कर रही है ना, ऐसी खातूनें बांग्लादेश में रह रही हैं। उनको बॉर्डर टपाया जाता है शांति से, और वो बॉर्डर पार करके पहुंच जाती हैं हिंदुस्तान में, वहां वोट देती हैं, वहां पर वोट देकर वापस बांग्लादेश पहुंच जाती हैं। ये एसआईआर के कारण अब संभव नहीं है।
इनके इलाज हो गया, कटाई हो गई। लेकिन कोई लूपहोल ना रह जाए, इसलिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से चाक चौबंद है कि बिगर चेहरा देखे, बिगर अपने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आर्म लाइसेंस, नरेगा, मनरेगा आधार कार्ड, जो भी सरकारी एक पहचान पत्र है, उसको बिगर दिखाए आप मतदाता केंद्र में नहीं जा सकते। चाहे आप नर हैं, चाहे आप नारी हैं, चाहे आप बुर्का नशी हैं, चाहे आप घूंघट वाली हैं, कोई मर्जी नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि कानून की नजर में सभी एक है। यहां पर स्पेशल प्रिविलेज देना अब बंद कर दिया है इलेक्शन। पर सर, आपको लगता है कि जिस तरह से पहले दौर में कमोबेश शांतिपूर्ण ही रहा चुनाव, कहीं कोई घटना नहीं हुई, लेकिन ये जो दूसरा दौर है उससे पहले जैसे क्रूड बम मिले, एनआईए को उसकी जांच दी गई, जगह जगह से क्रूड बम मिले, लोगों के घरों से मिले, अमोनियम नाइट्रेट मिला, आपको लगता है कि आज का दिन शांतिपूर्ण गुजर जाएगा? क्योंकि ये वो दौर है जहां पर टीएमसी के लिए करो या मरो की स्थिति है। देखिए, स्थिति आप इसी से अंदाजा लगा सकती है। साइनी घोष करके एक सांसद हैं इनकी, ठीक है, पहले दौर में वो गा रही थी, मुझे दिल में बसे काबा, आंखों में नैनों में मदीना, और अब सेकंड फेज में गा रही हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सती लोक उजागर। कारण पहले फेज में जो काबा और मदीना याद कर रही थी, उसके बाद जो वोटिंग टर्न अराउंड हुआ, परसेंटेज ऑफ वोट हुआ, वो 92-93% तक पहुंच गया। और जब इतने हाई लेवल पे वोटिंग होती है तो ये इतिहास गवाह है कि एंटी इनकम्बेंसी की वोटिंग होती है, क्योंकि आपके जो सरकार के समर्थक वोटर्स होते हैं वो तो हमेशा वोट डाल रहे होते हैं। एक्स्ट्रा वोटिंग तब होती है जब आपको सरकार हटानी होती है, और नॉर्मली एवरेज जो वोटिंग होती है वो 80-82% से ऊपर कभी भी नहीं हुई है। बंगाल में तो ये 65%, 67%, 66% हुई, लास्ट टाइम भी इतनी वोटिंग हुई थी। इस बार जो 30% एक्स्ट्रा वोटिंग वोटर्स निकल के आया है, वो इसलिए भी आया है क्योंकि माहौल जो है वो सुरक्षित है, और इसलिए भी आया है कि बंगाल के अंदर अराजकता पराकाष्ठा पे है और नाराज है बंगाल का वोटर। और ये जो गाबा और मदीना याद करते घूम रही है ना टीएमसी के नेता, इनको देखकर बंगाल की जनता मान रही है कि हमें इसको बांग्लादेश नहीं बनने दें। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को निकाल निकाल के जलाया गया, हत्याएं की गई, गैंगरेप किए गए, वही हाल बंगाल के अंदर भी है, पश्चिम बंगाल में। और उसका एक ही मात्र कारण है, लचर प्रशासन। आपने बताया 100 से ज्यादा बम मिले, मैं आपको बताऊं ये बहुत कम है, ये कुछ भी नहीं है। आप अभी देख रही होंगी, अभी आपको घटनाएं मिल रही होंगी, छुटपुट छुटपुट हर जगह है, लेकिन प्रशासन की चाक चौबंदी से ये जो माहौल को खराब करने की कोशिश थी, वो माहौल खराब नहीं हो रहा है। हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, हर एक बाइक चेक की जा रही है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिल रहा है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, किसी से डरा नहीं जा रहा है, कोई 10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। कहीं पर भी आप गाड़ी में बैठकर माहौल को खराब करने के लिए 50 लोग नहीं जा सकते हैं। मतलब प्रशासन ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, इसलिए स्थिति कंट्रोल में है। ये जो 100 बम मिले हैं, ये बताता है कि टीएमसी बौखलाई हुई है बहुत ज्यादा, लेकिन इस दौर में भी बहुत अच्छा आप लास्ट में देखेंगे वोटिंग परसेंटेज होगा। सर, बाइक्स की बात की आपने, चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी कि वोटिंग के दौरान 48 घंटे के लिए बाइक्स जो हैं उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी थी, क्योंकि बाइक्स पर सवार होकर ही खेला होवे इस तरह की रैलियां निकालते हैं तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और लोगों को डराते धमकाते हैं। ऐसे वीडियो भी पिछले कल सामने आए थे। इस मामले को लेकर भी तृणमूल कांग्रेस जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जिस दौरान वोटिंग होगी उस 12 घंटे के दौरान बाइक्स नहीं चलेंगे। सर, और ये क्रूड बम इसीलिए रह गए धरे के धरे क्योंकि वो बाइकर्स निकले ही नहीं। बाइकर्स को तो आसानी से बाइक चलाने में आसानी रहती है ना, गली में यहाँ घुस गए वहां घुस गए, कोई नहीं बताएगा कहाँ चले गए। तो ये भी तो पीड़ा है ना, इसीलिए मिल गए ये सारे क्रूड बम। मैंने क्या कहा आपको कि जो लोग बाइक पे बैठकर, एक आदमी बाइक पे बैठा होता है, दूसरा आदमी थैले के अंदर बम भर के घूमता है, जहां चाहता है वहां मारता है, ये चीज रोक लगा दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट का मैं धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से
कि उन्होंने बंगाल के अंदर जो फियरलेस एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें पूरा सहयोग किया, क्योंकि आज की डेट पे कलकत्ता हाई कोर्ट भी समझता है कि टीएमसी पार्टी नहीं है, गुंडों का ग्रुप है। बंगाल की स्थिति बहुत भयावह है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, बंगाल के अंदर तो कलकत्ता हाई कोर्ट तब से ही बंगाल सरकार के खिलाफ हो गया जब वो असंवैधानिक निर्णय लगातार लेती रही। आपको याद होगा 77 मुस्लिम ओबीसी जातियों को ओबीसी आरक्षण देकर ओबीसी जो है नौकरियां दी गई, एडमिशन दिए गए, उनको कोटा दिया गया। इसको बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसिल किया। तो लगातार अब कलकत्ता हाई कोर्ट भी बंगाल के अंदर जब प्रशासन लचर है तो वो अपने माध्यम से कानून व्यवस्था को रिस्टोर करने की कोशिश करता रहा है। और उसका ही एक ये बानगी है कि अगर प्रशासन ने कहा कि बाइक नहीं चलेंगी, ईसी ने कहा बाइक नहीं चलेंगी, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। एक दिन में अगर कोई बाइक नहीं चलती है तो इसका मतलब कोई रुक नहीं जाएगी कुछ भी। इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये निर्णय दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस निर्णय के लिए लड़ाई लड़ी। और इसी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इतना अच्छा इलेक्शन उन्होंने करवाया है। और आप देखेंगे 4 तारीख को ये जो बंगाली मानुस है ना, इस बार दीदी की सरकार को उखाड़ के फेंक देगा। बंगाल के अंदर एक ऐसी सरकार को फाउंड करने जा रहा है जो भारत को भारत माता की जय करना सिखाता है। सर, आपने भी इतने सारे इलेक्शन कवर किए हैं, लेकिन जिस तरह के चाक चौबंद बंदोबस्त बंगाल में करने पड़े हैं चुनाव आयोग को, वातावरण बनाना पड़ा है कि लोग घरों से बाहर निकलकर वोट करें, क्या कभी ऐसा चुनाव आपने कभी देखा था या कल्पना की थी कि ऐसे बंदोबस्त किले की तरह बंदी होगी पूरे इलाके की, ऐसा होगा कभी? देखिए, मैंने आपको बताया ना अंजू जी कि मैं तो पिछली बार भी कूच बिहार में था। कूच बिहार में मैंने देखा किस प्रकार से मतलब एक सैलाब सा आता था गुंडों का, हथियार लेके, अवैध हथियारों से फायरिंग करते हुए, कहीं भी बम मार देना, किसी भी वाहन में आग लगा देना। विपक्षी अगर जैसे भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, जिस घर पे लगाए उस घर को चिन्हित कर लेना, उसके बाहर निशान लगा देना, चुनाव के बाद तुम्हें जला दिया जाएगा। इस प्रकार का टेरर था। वो टेरर इस बार नहीं है। और एक इलेक्शन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए, एक वो इलेक्शन बहुत चाक चौबंद थे, या ये इलेक्शन चाक चौबंद। हम तमिलनाडु के इलेक्शन की और इसकी चर्चा करेंगे तो तमिलनाडु में कुछ भी नहीं, कोई परेशानी नहीं। हो सकता है वैचारिक मतभेद हो हमारे और डीएमके की, वहां पर इतना अराजकता नहीं। वहां सबको सम्मानित तरीके से अपना वोट का अधिकार प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। वहां ये गुंडागर्दी नहीं है कि आप अमोनियम नाइट्रेट के बम बनाकर ले जा रहे हैं और कहीं भी फेंक के मार देंगे। आपने ऐसा नहीं सुना होगा। आपने ये नहीं सुना होगा कि वहाँ पे गैंग रेप हो रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं, वहाँ मकानों को जलाया जा रहा है। वहाँ पे रूरल एरियाज हैं। पूरा तमिलनाडु में 4 ही तो सिटीज हैं जो कि अर्बन है, बाकी तो रूरल है पूरा का पूरा तमिलनाडु में। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं सुना होगा आपने, लेकिन बंगाल में है। तो कश्मीर के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद यदि सबसे सेंसिटिव कोई अगर राज्य है आज की डेट में तो वो पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में जो ये मैं कहूँ व्यवस्था जो है वो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक। मैंने कहा ना पिछले 40-45 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा चाक चौबंद खर्चीला चुनाव यदि कोई है तो बंगाल का चुनाव है, जिसके अंदर एआई इनेबल्ड कैमरेज हैं और सुरक्षा बलों की इतनी टुकड़ियां हैं जो कि 4 राज्यों के इलेक्शन करवाने के लिए जितनी टुकड़ियां लगती हैं उतनी अकेले बंगाल में लगाई गई। प्रशासनिक अधिकारियों का इतना बड़ा फेरबदल आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक जो टीएमसी के चमचे, जो टीएमसी के मैं ये कहूँ दलाल थे, उन अधिकारियों का इलाज किया गया। एक आपने एक सीट का नाम लिया ना जिसपे ट्रांसफर हुआ, और वो नई राम्या बनर्जी कर फाल्टा राम्या जो आई है नई अधिकारी, हाँ भट्टाचार्य, वीडियो आई है, ज्वाइंट वीडियो आई है। तो इस प्रकार से कहीं भी अगर छोटा सा भी कहीं मिल रहा है कोई भी लूपहोल किसी अधिकारी का, पता चल रहा है कि ये अधिकारी बायस्ड है, उसका इलाज किया जाए।
ताकि फेयर एंड फियरलेस इलेक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे आपने इत्र वाली बात बताई थी, एक शख्स बता रहा था कि इस बार हम वोट डालने जाएंगे, पिछली बार इसलिए नहीं गए थे क्योंकि कोई भी बम फेंक के चला जाता था, कोई भी गाड़ी को आग लगा जाता था, तो समझ में नहीं आता था कि आप जिंदा बचेंगे या नहीं। लेकिन इस बार जिस तरह के सुरक्षा बल हैं, 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हैं, तो उन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया है कि हम बिना डर के पोलिंग बूथ तक जा सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है ना कि इस तरह का माहौल चुनाव आयोग ने बना दिया है। और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा जैसे पहले दौर में हुआ था। और 93% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रही थी फर्स्ट फेज में, और दूसरे फेज में भी उम्मीद करते हैं कुछ ऐसा ही नतीजा सामने आएगा। लेकिन चुनौती भरा है आज का दिन, क्योंकि ये दूसरा दौर है और डू एंड डाई की सिचुएशन है तृणमूल कांग्रेस के सामने। तो कुछ भी हो सकता है, ये मानकर चला जा सकता है। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की